नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से अभिप्रेरणा में देवेंद्र के साथ। आज फिर सवाल एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर है। ये मुद्दा जंजवार में प्रकाशित एक खबर का मैंने रेफरेंस लिया है दोबारा से। जंजवार में एक खबर कोटा के बारे में छपी है। कोटा में बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। उन कोचिंग सेंटरों में हजारों छात्र जो है हर साल पढ़ाई करते हैं और वो लोग आईआईटी, जेई या मेडिकल की जो है तैयारियां करते हैं। और वहाँ पर छात्रों ने जो है पिछले कुछ समय से इसी साल की अगर बात कहूँ तो साल 2022 में जो है कम से कम 14 छात्र अब तक आत्महत्या कर मौत को गले लगा चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में ये परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं? अगर आप पीछे से देखते चलेंगे तो साल 2011 से लगभग अब तक 135 छात्रों ने आत्महत्या का रास्ता चुना है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक विश्लेषण इस खबर में छपा हुआ है। जंजवार की इस खबर में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरा भी दायित्व था कि मैं एक बार फिर से, क्योंकि मैं छात्रों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि वो लोग इतनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और उसके बाद पीछे छूट जाते हैं या गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। तो मेरा मोटिव यहाँ पर यह है केवल इतना कि लोग गलत मोटिव ना अपनाएं, एक सही रास्ता अपनाएं और सही दिशा में चलें। तो दोस्तों, आज इस खबर के बारे में सुनने के बाद मैंने ये निश्चय किया कि मैं कम से कम आपको पहले तो इस खबर से अवगत कराऊं और उसके बाद उन तमाम कमियों को बताऊं जिन कमियों के कारण ऐसा हो रहा है। प्रशासन के मुताबिक पिछले एक महीने में, खबर यहीं से जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि पिछले एक महीने में ही लगभग 24 छात्रों ने खुदकुशी की है। इस पर बहुत राजनीति भी हुई। हालांकि इस मामले में राजनीति करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अभी उसी कुछ ही समय पहले अगर आपकी बात करें तो दिल्ली की एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रकार हैं नीलम गुप्ता, उन्होंने कोटा पर एक रिपोर्ट दी थी और ये रिपोर्ट जो है उस समय जो आई थी तो उनकी जो रिपोर्ट थी वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च साइंसेज की थी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च साइंसेज की। तो उसका हवाला देकर उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है इस तरह जो छात्र गलत कदम उठा रहे हैं इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। आज मैं उन्हीं कारणों को आपको बताना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अभिप्रेरणा में। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस पूरे वीडियो को देखें, एंड तक देखें और समझने का प्रयास करें कि ये होता क्यों है और क्यों ऐसा क्या रीज़न है कि लोग इस तरह से गलत रास्ते अख्तियार कर ले। मैं जितने भी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं वो अधिकतर जो छात्र हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। राजीव गांधी नगर हो गया, तलवंडी हो गया, जवाहर नगर हो गया, दादाबाड़ी हो गया, बसंत विहार और इनके जो इलाके हैं लगभग यहाँ के कम से कम 2 लाख छात्र यहाँ पर रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। एक लैंडमार्क नाम का यहाँ पर एक इलाका है जिस इलाके में लगभग 60,000 छात्र रहते हैं और इसी तरह हजारों छात्र जो है कोरल पार्क और बीरखेड़ा में भी रहते हैं। लैंडमार्क इलाके में जिस भी सड़क से आप गुजरेंगे वहाँ पर बड़ी संख्या में 16 से 20 साल के बच्चों को, छात्रों को आप कंधे में बैग लटकाकर तेजी से कोचिंग या हॉस्टल की तरफ भागते हुए या आते जाते हुए देख लेंगे। कोटा में अधिकांश छात्र जो यूपी और बिहार से आते हैं। इस शहर में केवल 7 से 8 नामी और गिरामी जिनको कह सकते हैं कोचिंग सेंटर हैं जो पूरे शहर में कुकुर मुत्तों की तरह उगे हुए हैं। ऐसे कोचिंग सेंटरों में ये बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जहाँ तक इन शहरों में रहने की व्यवस्था का अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3,500 हॉस्टल और पीजी वहाँ पर बने हुए हैं जिनमें छात्र रहते हैं। उनकी जो व्यवस्था है, वहाँ जो रहने की व्यवस्था, वो बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं। माँ बाप उनको वहाँ भेजते हैं, वो जितना भी पैसा मांगते हैं उतना पैसा वो देते हैं और वहाँ वो पढ़ने के लिए उनको छोड़ देते हैं। अधिकतर मामलों में हमने ये पाया कि प्रथम दृष्टया एक ही चीज़ समझ में आई है कि अधिकतर जो छात्र हैं उनकी मृत्यु का जो कारण है या उनके आत्महत्या करने का जो कारण है वो पढ़ाई का तनाव है, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले अधिकतर जो छात्र हैं, अगर वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं तो उसके पीछे केवल छात्र ही दोषी नहीं है। इसके पीछे दोषी बहुत सारे अन्य कारण हैं, जिनमें कुछ प्रमुख कारण इस तरह से हैं कि जैसे ये जो कोचिंग सेंटर हैं
ये तरह तरह के प्रलोभन और लाभ दिखाकर बच्चों को अपने वहाँ लाते हैं। वहाँ पर इन बच्चों को लाकर जो है अब इन संस्थानों का तो देखिए इनको तो केवल अपनी प्रतिस्पर्धा है, और प्रतिस्पर्धा के चलते जो है ये लोग जो है कोचिंग मालिक जो है छात्रों की सुविधाओं पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इनको केवल अपना व्यावसायिक लाभ लेना होता है कि ये अपने व्यवसाय को और ज़्यादा कैसे है, क्योंकि उसका अपना एक लाभ जुड़ा हुआ है, आर्थिक लाभ उनसे जुड़ा हुआ है। और जो कोचिंग संस्थान है इसके चलते वो जो है अपनी मनमानी करते रहते हैं, जबकि पुलिस प्रशासन इन कमियों को समझना चाहिए था कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ पर हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, छात्र इतनी बड़ी इतने बुरे कदम क्यों उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो लोग भी इस पर ध्यान नहीं देते। कोचिंग संस्थान के जो हैं मालिक जो होते हैं ये मन मुताबिक नियम बनाते हैं, उन नियमों से छात्रों को तनाव देते हैं। छात्रों के बीच जो स्टडी ग्रुप का अच्छा खासा प्रेशर होता है, जो स्टडी ग्रुप इन्होंने बनाए होते हैं उनका भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन पर दबाव होता है, उनके ऊपर बच्चे जो है मानसिक तनाव में आ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि इन बच्चों के साथ जब ये बच्चे वहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं कि उस बच्चे का किसी भी स्कूल में बाहर एक डमी स्टूडेंट की तरह दाखिला करा देते हैं। वो मतलब केवल वहाँ उसने हाजिरी लगनी है और कुछ नहीं होना उस स्कूल में। और यहाँ पर जो है वो IIT और JEE की तैयारी, यहाँ पे नीट की तैयारी वो लोग करते रहते हैं। पढ़ाई एक्चुअली वो कोचिंग में ही करते हैं, वहाँ तो जाते भी नहीं है। उस जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ तो केवल एक डमी स्टूडेंट होता है, क्योंकि कल की डेट में अगर वो बच्चा IIT JEE या नीट में कहीं निकल गया तो उस समय उस बच्चे के साथ साथ जो है बच्चे का नाम तो हो गया होगा, साथ में उस कोचिंग संस्थान का भी नाम ऊंचा हो जाता है। और उधर जो है जो जिस स्कूल में वो डमी स्टूडेंट के तौर पर है तो उस स्कूल का भी अपना एक नाम होता है कि हमारे वहाँ पढ़ता था और इन्हें तो ऐसा ऐसा कर दिया। तो ये जो लालच, सबके लालच जुड़ गया। एक्चुअली आज शिक्षा का व्यावसायीकरण जिस तरीके से हो चुका है और शिक्षा जिस तरह से बिकी हुई है बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से, तो उसका ही नतीजा है कि आज हर माँ बाप चाह रहे हैं कि बस हमारा बच्चा ये कर ले। वो क्या चाह रहा है छात्र क्या चाहता है उस पर तो जाते ही नहीं। ऊपर से क्या है कि वहाँ पर क्या होता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर तेज बच्चों पर ज़्यादा फोकस करता है। कोचिंग का जो मालिक होता है या कोचिंग का जो स्टाफ होता है, वो जो तेज तर्रार बच्चे होते हैं, पढ़ने में ब्रिलियंट बच्चे जिन्हें कह सकते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इस चक्कर में जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो पिछड़ते चले जाते हैं और तनावग्रस्त होने लगते हैं, क्योंकि वो जनरली वो उन बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाते। और हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि वो बच्चे ढंग से अपना कर भी नहीं पाते और स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि एक तो मतलब देखिए माँ बाप क्या होते हैं, माँ बाप जब इन बच्चों को वहाँ पर इन कोचिंगों में लेके जाते हैं तो सबसे बड़ी पहली कमी ही माता पिता या परिजन या अभिभावकों की तरफ से ये होती है कि एक बार वो बच्चे वहाँ छोड़ देते हैं तो वो साल 6 महीने जितना भी टाइम वहाँ कोचिंग करते हैं वो बच्चे वहाँ पर अकेले रहते हैं। पहली बात, यहाँ तक कि माता पिता केवल फ़ोन पर ही उनके हालचाल पूछ पाते हैं, कई बार तो फ़ोन भी नहीं कर पाते हैं, और जिससे वो अकेलेपन का भी शिकार होते हैं। आते ही नहीं हैं वो लोग, बहुत कम, मतलब ऐसे कुछ ही पेरेंट्स होंगे जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, बच्चों से मुलाकात करते हैं, बीच बीच में आते जाते रहते हैं, और इस तरह से वो बच्चे जो है एक तरह से परिवार से भी बिल्कुल पूरी तरह से कट जाते हैं। तीसरी बात ये होती है कि बच्चों के अंदर जो जितने भी छात्र वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उनको छुट्टियाँ भी नहीं मिलती। बार त्योहार, शादी ब्याह, किसी भी चीज़ के लिए उनको कोचिंग इतना ज़बरदस्त तरीके से, मतलब ये प्लान्ड तरीके से लोग उन बच्चों के ऊपर चढ़ जाते हैं कि वो बच्चे छुट्टी की बात कर ही नहीं पाते। उनको केवल सामने नीट या JEE का एग्ज़ाम दिखाई दे रहा होता है, तो उनकी जो नैतिक वो होती है, जो उनका नैसर्गिक जीवन है, जिस जीवन को जीना चाहते हैं वो जीवन जी ही नहीं पाते हैं और इतने दबाव में आ जाते हैं। अब मैंने कहा ना कि एक कमज़ोर और एक पढ़े लिखे बच्चे के बीच में जो है कंपटीशन होता है वहाँ पर, जबकि इस तरह कमज़ोर बच्चे पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना है, लेकिन उन्हें तो तेज बच्चे को फटाफट निकालना है ना, क्योंकि उनका नाम बनेगा। मैंने आपको कुछ समय पहले एक नैनीताल की घटना थी, जंजौर की ही खबर में छपी थी, नंजवार में ही वो खबर छपी थी, मैंने उसका भी तब भी रेफरेंस दिया था और तब भी मैंने सेम बात कही थी कि बच्चों पर अनावश्यक दबाव या उनको ज़बरदस्ती मतलब किसी चीज़ में झोंकना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। इससे बच्चों का जो है
हिसाब किताब पूरा बिगड़ जाता है। वहाँ के लोकल प्रशासन ने अब जाके थोड़ा बहुत, जब इस तरह के हालात हो गए, इतने सारे बच्चों ने आत्महत्याएं करनी चालू कर दी, तो उसके बाद थोड़ा बहुत उन्होंने ध्यान दिया, उनके लिए योगा क्लास और उनके लिए मोटिवेशनल स्पीच, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी। ये बात बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि इन बच्चों की 7 दिन कोई छुट्टी नहीं होती थी अब तक। ये छात्र 7 दिन पढ़ाई करते थे वहाँ पे। अब जाके प्रशासन ने बोला कि नहीं, कम से कम उनको जो है हफ्ते में 1 दिन जो है छुट्टी दी जाए, अवकाश दिया जाए। जिससे क्या, अब जितने भी ऊपर से जो जितनी भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा है। अब वो आने वाले पीरियड में कितना पालन होगा ये तो समय बताएगा। तो बच्चों की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा एकदम से खराब हो जाती हैं वहाँ पर, और यही रीज़न है कि वो बच्चे इस तरह के कदम उठाते हैं। तो हम लोग अभिभावकों से भी कम से कम निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि अगर आपके बच्चे इस तरह के कोचिंग संस्थानों में, देखिए इस तरह के कोचिंग संस्थान दिल्ली के लक्ष्मी नगर में मिल जाएंगे, दिल्ली के मुखर्जी नगर में मिल जाएंगे, आपको देहरादून में मिल जाएंगे, ये हर शहरों में कहीं ना कहीं हैं, अलग अलग जगह। ऐसे कोचिंग संस्थानों में अगर दूरस्थ स्थानों के बच्चे अगर आ रहे हैं, हॉस्टल या पीजी में रह रहे हैं, जहाँ की बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, खाने पीने का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, छोटे छोटे कमरों में ये 2-2, 3-3 बच्चे वहाँ पर रहते हैं, ढंग से पढ़ाई का माहौल तो जितना भी होता तो कोचिंग में रहते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन चलिए जो भी है, उनको बिल्कुल भी वो माहौल नहीं मिल पाता जो माहौल मिलना चाहिए। एक बच्चा अच्छी पढ़ाई अपने माता पिता के साथ रह के कर सकता है। इन कोचिंग सेंटरों का जो व्यवसायीकरण हो चुका है, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो चुका है, उसमें मैं केवल इतना कहूँगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास अगर आप लोग चाहते हैं तो बच्चों के साथ रहकर उनका विकास करें। उनको अपने से दूर हटाकर, दूर भेजकर उनका विकास संभव नहीं है। वो जमाने गए जब लोग किसी ज़माने में गुरुकुलों में बच्चों को छोड़ आते थे और उसके बाद फिर वो बच्चे वहाँ से आचार्य या कुछ बनकर ही निकलते थे। वो टाइम नहीं है अब। आजकल के बच्चे बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत जल्दी। सभी बच्चों के बारे में ये बात नहीं कह रहा हूँ, सभी छात्रों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर बच्चे जो होते हैं बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, टची होते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक। आजकल तो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी टाइप में हो रखी, लोगों के 1-1 बच्चे हैं सबके। तो अब वो क्या हो रहा है, बड़े लाड प्यार से, पहले आप उनको 11वीं 12वीं तक तो बड़े लाड प्यार से पढ़ाते हो, 9वीं 10वीं तक। 10वीं के बाद आप उठाते हो उस बच्चे को कहीं कोचिंग संस्थान में, वहाँ पीजी में छोड़ देते हो। जो बच्चा आज तक अपना चम्मच नहीं उठा रहा था वो बेचारा अपने खाने पीने का इंतजाम देख रहा होता है, अपने कपड़े धोने के तरीके ढूंढ रहा होता है। कुछ अमीर माँ बाप जो है उनके लिए वो भी अरेंजमेंट करा देते हैं, लेकिन सवाल माता पिता और अभिभावक का है। अगर वो नहीं है तो फिर करेंगे क्या? तो कहने का मतलब है कि ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए कोचिंग संस्थानों की जो वरीयता है वो केवल इतनी है कि वो अपने तेज बच्चों को फटाफट वहाँ से पास कराए और अपना नाम कमाए, अब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। लेकिन आपकी वरीयता क्या है ये आपको तय करनी है कि वो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे वहाँ। अंत में इतना ही कहूँगा कि मांग और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। छात्रों को कोचिंग संस्थानों की तरफ से इसी मांग और प्रतिस्पर्धा का दबाव होता है और वो बच्चे इन कोचिंग संस्थानों में शामिल होने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं, किए जाते हैं। जहाँ तक कुल मिलाकर छात्रों का कोचिंग संस्थानों में पढ़ने का सवाल है, वो वहाँ पर हमेशा अच्छे खासे मानसिक दबाव में होते हैं। ऐसे में उन्हें प्यार की आवश्यकता है, दुलार की आवश्यकता है, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए, उनसे मिला जाना चाहिए बार बार जाके, उन्हें बीच बीच में अपने पास लाया जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा अगर बच्चा जो है 7 दिन वहाँ रहता है या 15 दिन वहाँ रहता है और बीच में 2 दिन आपके पास आ जाता है, तो इतना बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा। जिस बच्चे ने 15 दिन पढ़ाई करी है, 2 दिन नहीं करी और फिर अगले 15 दिन फिर पढ़ाई कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन 2 दिन वो अपने घर परिवार के साथ रहता है तो उसको अच्छा लगता है और वो एक तरह का मूड चेंज होता है, स्विंग करता है दोबारा से और फिर से जो है अपना फिर पढ़ाई में लग जाता है। उसका मन भी लगेगा और उसे लगेगा कि हाँ मेरे माता पिता भी मेरे साथी हैं, अलग कोई कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पढ़ाई भी करनी है। इससे दबाव भी नहीं आएगा उसके मन में। और इस तरह के अगर देखिए अगर आप उनको छोड़ देंगे तो क्या होगा कि उनके मन में हद से ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है। जब ये तनाव बिल्कुल हद से गुजर जाता है तो बच्चे फिर इस तरह के कदम उठा लेते हैं और इस तरह के कदम उठाने से क्या होता है कि उनका ये जो जीवन है यही समाप्त हो जाता है। तो न तो और फिर बाद में आप रोकते बिलखते उन बच्चों को, मतलब क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऐसी परिस्थितियों में ये सिलसिला अगर आपको रोकना है तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ बिल्कुल जुड़ाव रखिए, उन्हें अकेला मत छोड़िए, इतनी अंधी दौड़ न लगाएं
कि बच्चे बिल्कुल ही बेकार हो जाएं, किसी काम के ना बचें। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को ज़रूर अच्छी जगहों पहुंचाइए, लेकिन साथ ही साथ उनका साथ भी दीजिए और उनके साथ खड़े भी रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। जनज्वार में प्रकाशित इस खबर का मैंने केवल रेफरेंस लिया है। ये खबर, इसकी कंटेंट सब कुछ जनज्वार में है। जनज्वार एक ऐसी पत्रिका है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जो निष्पक्ष खबरों के लिए जानी जाती हैं। मैंने कहा था कि मेरी एक दोस्त हैं कॉलेज टाइम से ही, तो वो यहाँ पर एडिटर हैं, इसलिए मैं उनकी खबरों पर, क्योंकि वो शुरू से ही बड़े खुले विचारों के लोग हैं और स्पष्ट बोलने वाले लोग हैं, तो इसलिए मैं उनकी खबरों से हमेशा जुड़ा रहता हूँ। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप लोग भी जनज्वार की इस पत्रिका को सब्सक्राइब करें, देखें, पढ़ें। आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। सच को जानें, पहचानें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक अच्छी गाइडेंस के लिए भी इस तरह की पत्रिकाएं बहुत ज़रूरी हैं। बाकी धन्यवाद, नमस्कार। फिर मुलाकात होगी अगली बार किसी एक नए विषय को लेके।